हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 10 की बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसके डिटेल्ड नोट्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लाइफ प्रोसेस इतना बड़ा चैप्टर है कि उसको एक वीडियो में डिटेल्ड मटेरियल के साथ कवर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने लाइफ प्रोसेस को 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। आज की वीडियो पार्ट फर्स्ट है, जिसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक की डिटेल्स दी जाएगी। एनसीईआरटी के सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा और यकीन मानिए, अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से बिना स्किप करके ध्यान से देखा, ध्यान से समझा, तो आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक डिटेल्ड नोट्स फॉर क्लास 10th बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। देखिए, लाइफ प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहला टॉपिक आता है डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस पॉइंट्स के आधार पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब अलग अलग प्रकार से न्यूट्रिशन जो देखा जाता है, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, और भी इसमें यहाँ पे जिक्र आएगा। थर्ड पॉइंट आएगा आपका प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट में न्यूट्रिशन, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस को लेकर जिक्र करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है। हालांकि आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन डिटेल क्लास के हिसाब से बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक भी एक मोड है न्यूट्रिशन का, जो किस में देखा जाता है और क्या क्या इसके अंदर स्टेप्स इंक्लूड हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे नंबर 4 टॉपिक में। नेक्स्ट आता है नंबर 5, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आपको ह्यूमन के डाइजेशन को लेकर कंप्लीट डिटेल मिलेगी। प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। नेक्स्ट नंबर पर डेंटल प्लाक और डेंटल कैरीज, ये भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से ही जुड़े हुए टॉपिक हैं। नेक्स्ट, रेस्पायरेशन इन प्लांट। रेस्पायरेशन इन प्लांट मतलब प्लांट में भी रेस्पायरेशन होता है। हमारे अंदर तो होता ही है, लेकिन प्लांट में भी रेस्पायरेशन, लेकिन वो कैसे, कहाँ कहाँ पर होता है, वो सारी चीज़ें, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट नंबर पर रेस्पायरेशन इन एनिमल्स। हमारे अंदर रेस्पायरेशन कैसे होता है, रेस्पायरेटरी ट्रैक क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ से एयर पासेज होता है, ये सारी चीज़ें। ब्रीथिंग, रेस्पायरेशन, इसमें डिफरेंस क्या है, वो भी हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट नंबर पर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट में जब मटेरियल तैयार हो जाता है तो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कौन से सेल हैं जो इस काम में मदद करती हैं। फिर उसके बाद नंबर आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। ह्यूमन में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है ना। तो इस तरह के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, साथ में हार्ट की स्ट्रक्चर किस तरीके से हम आसान से आसान तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस भी हमारी जा चुकी हैं, लेकिन हम नोट्स के साथ अब इसको चैप्टर को समझेंगे। उसके बाद ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर आएगी, डिटेल्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में एक्सक्रीशन कैसे होता है और क्या है डायलिसिस, चैप्टर का लास्ट टॉपिक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट टॉपिक कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग्स में। इट इज़ सिंपल टू फाइंड आउट दैट द ऑब्जेक्ट इज आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, बट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट किया हुआ है, जिसके बेस पर आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म प्राप्त करता है और उसे इस्तेमाल करता है अपने न्यूट्रिएंट को, जिससे कि उसकी बॉडी में ग्रोथ हो सके। प्लांट न्यूट्रिशन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जिक्र करना होता है फोटोसिंथेसिस का। एनिमल न्यूट्रिशन की अगर आप बात करेंगे तो इट इन्वॉल्व्स द टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड इट्स अ डाइजेशन। तो एनिमल्स क्या करते हैं, चाहे हायर एनिमल्स हो चाहे लोअर एनिमल्स हो, फूड मटेरियल का इंटेक करते हैं और एंजाइम्स की हेल्प से उनकी बॉडी में फूड का डाइजेशन हो पाता है। तो न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। क्लियर। नेक्स्ट, रेस्पायरेशन। Respiration is a process that involves the breakdown of respiratory substrate through oxidation and release of energy. देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम फूड का इंटेक करते हैं और फूड को इंटेक करने के बाद जब उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो कुछ फूड डायरेक्टली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ फूड से इनडायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में चेंज होता है, ग्लूकोज फिर ट्रांसपोर्ट होगा और एंटर करेगा हमारी सेल में। लेकिन सेल में एंटर करने के बाद ग्लूकोज पहुंचता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज चेंज हो जाता है, या आप कह दीजिए स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एटीपी को जनरेट करता है। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से
38 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के। लेकिन जब हम फूड का इनटेक कर रहे हैं और उससे हमें एनर्जी मिल रही है तो रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करना होगा। देखिए, जब हम फूड का इनटेक करते हैं तो उससे लास्ट में एनर्जी बनती है, लेकिन कब? जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब। और ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी माइटोकॉन्ड्रिया तक? रेस्पिरेशन के जरिए। तो रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है, जिसके ज़रिए हमारी बॉडी की सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन पहुंच पाती है और उसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और लास्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये भी एक कैरेक्टर हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट, नंबर 3, एक्सक्रीशन। इट इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ हार्मफुल और टॉक्सिक वेस्ट। यहाँ पर आप इसको चेंज कर लेना, टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी। तो हमारे शरीर में जब फूड मटेरियल एंटर करता है, फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे वेस्ट ज़रूर बनता है। बाकी ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस पर, ठीक। तो अब ये जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है एक्सक्रीशन। हालांकि हमारी बॉडी की, अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो वहाँ पर किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। तो ये भी एक लिविंग का कैरेक्टर हुआ। नेक्स्ट नंबर आता है नंबर 4, ट्रांसपोर्ट। एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, लिम्फ ट्रांसपोर्ट का काम करता है, आप सब जानते ही हैं। अगर आप प्लांट का केस लेते हैं तो प्लांट बॉडी में फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन, आपने नाम सुना भी होगा। देखिए, होता क्या है, जब प्लांट बॉडी में ग्रीन पार्ट में फूड मटेरियल तैयार हो जाता है तो उस ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक जो फूड का शिफ्टिंग होता है ना, जो फूड मटेरियल शिफ्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई ये फ्लोएम सेल्स के जरिए होता है, ठीक है। तो फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है ये आपको मालूम हुआ। तो ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ अ बॉडी आर कैरिड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ट्रांसपोर्ट एक वो प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस जो होते हैं, जो एक पार्ट में सिंथेसाइज हुए हैं, वो दूसरे पार्ट तक शिफ्ट होते हैं। ये भी एक लिविंग का कैरेक्टर हुआ, जैसे कि मैंने आपको प्लांट और एनिमल्स का केस समझा है। नेक्स्ट नंबर पर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, अगर आप एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल बॉडी में कंट्रोल के लिए आता है ब्रेन और कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं हार्मोन्स, ठीक है। अगर आप बात करते हैं प्लांट्स की तो प्लांट बॉडी में कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है वो हार्मोन्स के बेसिस पर होता है, ठीक है। 5 हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। बाकी हम इसको नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रखेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इट इज़ अ प्रोसेस दैट हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मदद करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग एंड बिहेव अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड दैम। तो यहाँ आपको समझाया जा रहा है, इस पॉइंट में आपको क्लियर किया जा रहा है कि भाई कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या है? वो प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म की मदद करता है, ठीक है। कैसे मदद करता है? सराउंडिंग से स्टिमुलस को गेन करने में और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिप्लाई करने में, या एक तरह से अपनी बॉडी में जो चेंजेस लाना है उन सब कामों में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कैसे, कौन करता है इस काम को, वो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होता है? ग्रोथ इज़ अ परमानेंट इंक्रीज इन अ साइज। ये भी लिविंग का कैरेक्टर है। भाई, नॉन लिविंग चीज़ों की हाइट थोड़ा ना बढ़ती है। जैसे मेरे हाथ में ये पेंसिल है तो क्या इसकी हाइट बढ़ जाएगी? नहीं ना। तो लिविंग का कैरेक्टर होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या है? इज़ अ परमानेंट इंक्रीज इन अ साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। डेवलपमेंट इज द होल सीरीज ऑफ चेंजेस विच एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ, ठीक है। तो अपनी लाइफ साइकिल के दौरान जितने भी बदलाव देखे जाते हैं, पूरे जो सीक्वेंस होती है चेंजेस की, वो क्या एक तरह का डेवलपमेंट होता है। और ग्रोथ जो बॉडी की हाइट पैटर्न वगैरह इन सब में चेंजेस आता है। नेक्स्ट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो मूवमेंट ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। जैसा कि एनिमल्स में, ह्यूमन में देखा जाता है लोकोमोशन। ह्यूमन में तो खैर दोनों ही होते हैं, मूवमेंट भी और लोकोमोशन भी, लेकिन प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट होती है, लोकोमोशन नहीं होता है। When organism remains fixed, moving only its body part is called movement। तो आपको क्लियर हो गया होगा, लोकोमोशन का मतलब होता है जब बॉडी डिस्प्लेस होती है, एक पोजीशन को छोड़कर दूसरी नई पोजीशन को गेन करती है, जैसा कि ह्यूमन में होता है। और मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आप एक ही प्लेस पर रहकर, ठीक है, जैसे हम किसी एक जगह पर खड़े हुए हैं और अपने हाथ को हिला रहे हैं या बाई चांस कोई भी नेक मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें, ठीक। तो जब बॉडी की पोजीशन चेंज होगी तो आप लोकोमोशन बोलेंगे। जब एक ही प्लेस पर रहकर आप पार्ट्स में मूवमेंट दिखा रहे हैं तो वो सिंपल मूवमेंट्स होता है। तो इन पॉइंट्स के आधार पर हमने समझा कि कैसे हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट। हर एक ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है टू बिल्ड अप मोस्ट ऑफ देयर ऑन बॉडी मॉलिक्यूल्स एंड टू गेट एनर्जी फॉर डूइंग वर्क।
हर एक ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए, कुछ भी काम हो, चाहे सोने के लिए हो, खाने के लिए, पीने के लिए, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, हर एक काम के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? जब हम फूड का इंटेक करते हैं, ठीक है, जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट पहुँचते हैं। तो न्यूट्रिएंट are inorganic as well as organic substance which the organism obtain from their surrounding in order to synthesize their body constraint and use them as a source of energy। तो न्यूट्रिएंट वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसको हम प्राप्त करते हैं सराउंडिंग से, जिससे कि हम सिंथेसाइज कर सकें बॉडी के कंस्ट्रेंट को, बॉडी के पार्ट्स की ग्रोथ कर सके एंड यूज देम, और उनका हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के सोर्स के तौर पर। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट जब आप लेंगे उसको डाइजेस्ट करेंगे, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज जब अंदर जाएगा बॉडी में आगे प्रोसीड करेगा, सेल्स तक पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचेगा, तो वहां जाकर फिर एटीपी में कन्वर्ट होगा। एटीपी मतलब स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं वो तभी पॉसिबल है जब हम फूड का इंटेक करेंगे। तो न्यूट्रिशन का एक पूरा प्रोसेस है। तो सिंपल फूड का इंटेक करना और उसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करना, इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे हम न्यूट्रिशन। लेकिन न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो फूड में पाए जाते हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की प्रकार। देखिए, न्यूट्रिशन के बेस पे आप ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नंबर सेकंड, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक वो टाइप है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से तैयार कर लेते हैं। ठीक है, it is a kind of nutrition in which organisms prepare their own food या organic food and utilize only the inorganic raw materials present in the surrounding such as plants called autotrophs। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है, बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो प्लांट्स है, बाकी आप एल्गा का भी जिक्र कर सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हुआ? जिसमें फूड खुद से तैयार किया जा रहा है ऑर्गेनिज्म के द्वारा, दूसरों पर डिपेंड नहीं है। लेकिन नेक्स्ट कैटेगरी देखिए क्या है, heterotrophic nutrition। It is a kind of nutrition in which the organisms derive energy from the intake and digestion of organic substance prepared by autotroph या autotrophic and other organic source। heterotrophic nutrition क्या होता है? सिंपल, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है तो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर एग्जांपल है एनिमल्स। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना भोजन खुद से तैयार कर लेते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स जो अपना भोजन खुद से तैयार नहीं कर पाते हैं, अपने फूड के लिए उन्हें दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफ को भी कुछ कैटेगरी में बांट दिया है। यहाँ पर टोटल 3 आपको नाम देखने को मिलेंगे, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दिस द ऑर्गेनिज्म ड्राइव देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए डिपेंड करता है मरे हुए जीव जंतुओं पर, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गले अवशेषों पर डिपेंड करता है, तो हम उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दैट मे बी लीव्स, हाउस होल्ड वेस्ट या कुछ इस तरह से। एग्जाम्पल इसमें बेस्ट है मशरूम। मशरूम जिसको सांप की छतरी वगैरह इस तरह से जनरल भाषा में बोल दिया जाता है। बाकी ये सभी मशरूम एडाइबल नहीं होती, कुछ पॉइजनस मशरूम भी होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मशरूम जिसका साइंटिफिक नेम है अगेरिकस कंपेस्ट्रिस। अब आते हैं नेक्स्ट, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सेकेंड पॉइंट, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब एक लिविंग दूसरे लिविंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट वाले में हमने क्या समझा? एक लिविंग दूसरे नॉन लिविंग पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर लिविंग पर डिपेंड कर रहा है अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। जैसे कि फैसियोला हेपेटिका, पूरा नाम क्या है इसका? फैसियोला हेपेटिका, क्योंकि जो साइंटिफिक नेम होता है ना, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जीनस और स्पीसीज। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। कस्क्यूटा आप लिख सकते हैं, अमरबेल कहा जाता है इसको जनरली। फैसियोला हो सकता है, एस्कैरिस हो सकता है, टेनी हो सकता है ना। तो ये सब एग्जाम्पल है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए, इसलिए पैरासिटिक लिस्ट में है। अगर सिंपल समझा जाए दूसरे एक एग्जांपल के ज़रिए, तो मॉस्किटो किस पे डिपेंड करता है? हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ब्लड सक करता है अपने सर्वाइवल के लिए, हालांकि वो एनोफिलीज मॉस्किटो वगैरह है, वो एक अलग चीज़ है। पर बाकी मॉस्किटो किस पे डिपेंड करता है? जनरल देखा जाए एनिमल्स पर डिपेंड करता है, ह्यूमन पर डिपेंड करता है ब्लड को सक करने के लिए, इसलिए ये किस लिस्ट में आना चाहिए? पैरासिटिक। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है हेटेरोट्रॉफिक के अंदर,
होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन दिस ऑर्गेनिज्म टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें कुछ स्टेप्स देखने को मिलते हैं। हालांकि इसमें टोटल 5 स्टेप होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इसको हम आगे देखेंगे, अभी टॉपिक्स आएगा वो आपके पास, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट में तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स मटेरियल का ऑर्गेनिज्म इनटेक करता है और उसको फिर 5 स्टेप से पास आउट करेगा और प्रोसेस फिर कंप्लीट हो पाता है। इसमें एग्जांपल काउ, टाइगर, ह्यूमन या अमीबा, इस तरह से आप ले सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। प्लांट्स ऑल्सो नीड्स द ऑर्गेनिक फूड टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। भाई प्लांट में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उनको पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल तो उनको भी चाहिए, है ना। तो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक होते हैं सिंस दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ फोटोन एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो सनलाइट की एनर्जी होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होगा, उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऐसा क्या हो रहा है, देखिए प्लांट बॉडी का जो ग्रीन पार्ट है जिसमें मीजोफिल सेल्स होती हैं, उस मीजोफिल सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेली होती हैं। उसमें से एक ऑर्गेनेल जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है हमें एक केमिकल जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो केमिकल होता है ना, यही कैप्चर करता है सोलर रेडिएशन को, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन को कैप्चर करेगा और केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और आगे क्या बनता है, C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। बाकी इस प्रोसेस को चलाने के लिए यहाँ पर 2 चीज़ें और होती हैं जिसको आप एरो के ऊपर और नीचे लिख सकते हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 4 पर। देखिए नोट्स में जितने भी डायग्राम हैंडमेड होंगे वही एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। बाकी ये डायग्राम मैंने यहाँ पर खुद से ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। ये सिंपल समझने के लिए, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर एक रफली आइडिया लेने के लिए। क्लियर। और जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है, ये हैंडमेड डायग्राम है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक। हालांकि काफ़ी सारे टॉपिक्स पर सेपरेट वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया जाएगा, जो लाइफ प्रोसेस की प्लेलिस्ट है क्लास 10th की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से भी इंडिविजुअल वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको उसकी नीड है। बाकी नोट्स के ज़रिए तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो जो हैंडमेड डायग्राम है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए वापस आते हैं, ठीक है। तो इस स्टेंजा में ये समझाया जा रहा है आपको कि क्लोरोफिल क्या होता है, वो कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो विजिबल लाइट, सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, लेता है और कन्वर्ट कर देता है उसको केमिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, ये चीज़ यहाँ पर समझाई जा रही है। और क्लोरोफिल होता कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है। जैसे आपने बहुत सारी ऑर्गेनेली सुनी होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम्स, बहुत सारी ऑर्गेनेली है ना। क्लास 9 में आपने समझा भी था, एक पूरा चैप्टर था सेल के नाम से, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्लोरोफिल मिलता है, और ये क्लोरोफिल ही होता है जो काम करता है फोटोसिंथेसिस में मेनली, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सोलर रेडिएशन को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। क्लियर। और बाकी स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जिक्र भी आ रहा है स्टोमेटा का, यहाँ पर ये तो लीफ की अपर एपिडर्मिस और लीफ की जो लोअर एपिडर्मिस होती है, जो लेयर मेम्ब्रेन होती है, उसमें स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के खुलने से क्या होगा, वहाँ पर एंट्री हो पाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, या एक्सचेंज बोल दीजिए आप, O2CO2 का भी वहीं से होता है ना। और स्टोमेटा खुलते कैसे हैं, आयंस के बेसिस पर, है ना। परमेबिलिटी जो होती है वो थोड़ा बहुत चेंज होती रहती है आयन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर। इन क्लोरोप्लास्ट थाइलेकॉइड, जो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली है, इसमें जो थाइलेकॉइड होता है इज अ साइट वेयर द क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड आर लोकेटेड। देखिए प्लांट बॉडी में एक पिगमेंट नहीं होती क्लोरोफिल, बहुत सारी पिगमेंट होती हैं। जैसे कि क्लोरोफिल होता है, कैरोटेनॉइड होता है, बीटा कैरोटीन होता है, C-फाइकोसाइनिन, C-फाइकोएरिथ्रिन, ऐसे काफ़ी सारे पिगमेंट हैं। और बल्कि क्लोरोफिल भी कुछ पार्ट्स में बटा होता है, क्लोरोफिल A, B, C, D, E, लेकिन मेन जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल A है जिसका कलर ग्रीन होता है। अब आते हैं फैक्टर्स पर। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। 4 फैक्टर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं, लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की कोई प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये सिंपल अपने समझने के लिए, पूरे प्रोसेस को क्लियर करने के लिए।
मैं एक बार आपको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ। ये क्लोरोप्लास्ट है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर इस तरीके से ये सब क्या है, ये स्टैक्स हैं। जैसे कॉइन्स रखते हैं ना वन बाय वन एक दूसरे पर, तो पूरा एक स्टैक तैयार हो जाता है। ऐसे यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल रहे हैं हम, ग्रेनम, सिंगुलर। बहुत सारे ग्रेनम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेना। ठीक है। अब ये जो ग्रेनम है, सिंगल जो स्टैक बना हुआ है, इसके अंदर जो वन बाय वन ऐसे लेयर्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन कह सकते हैं। इसी के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या मिलता है इसके अंदर, क्लोरोफिल। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मेजॉरिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ज़्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, एंड ऑल वर्टिब्रेट्स ईट फूड थ्रू माउथ। दिस इज कॉल्ड इंजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। ये सिंपल आप समझ सकते हैं कि फूड मटेरियल का इनटेक करना, उसको ओरल कैविटी में प्लेस करना, ये क्या है, इंजेशन, फूड का इनटेक करना। आफ्टर इंजेशन दे ब्रेक अप लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। जब हम फूड मटेरियल का इनटेक कर लेते हैं, या जब कोई भी एनिमल फूड का इनटेक कर लेता है, इंजेशन कर लेता है, तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है वो सिंपल में टूटना स्टार्ट हो जाता है। इससे भाई बड़े पीस को छोटे पीस में तोड़ दिया, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ दिया, लेकिन इस काम में मदद करता है कौन, एंजाइम। एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं मेनली। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जितने भी शॉर्ट आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं उसको आप ज़रूर रजिस्टर में नोट कर लेना। सिंपल मॉलिक्यूल्स आर देन एब्जॉर्ब। जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं वो सेल एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर उसे इस्तेमाल करती है। इसी को बोलते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप आता है फिर एब्जॉर्प्शन का। जब मटेरियल डाइजेस्ट हो जाता है तो सेल के अंदर वो एंटर करता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद फिर सेल के मटेरियल के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा, जिसको बोलेंगे एसिमिलेशन। और लास्ट जब ये सारा काम हो जाएगा ना, तो वेस्ट तो बनेगा ही ना, वो वेस्ट बाहर निकलेगा, उसको बोलते हैं इजेशन। अब आगे फिर इसमें 3 तरह के ऑर्गेनिज्म को दिखाया गया है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। बाकी ह्यूमन तो किसी भी कैटेगरी में आ सकता है ना, वो अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। हार्बीवोर्स दैट ईट्स ओनली ग्रास मटेरियल्स या प्लांट मटेरियल्स, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे कुछ डले हुए हैं। कार्निवोर्स जो फ्लैश का इंटेक करते हैं, है ना, मांस मछली वगैरह इस तरह से खाते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। ओमनिवोर्स जो दोनों के लिए, ठीक है, मतलब दोनों तरह के फूड का इंटेक करते हैं। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो नोट्स हैं वो डिटेल्ड नोट्स हैं। बहुत सारी रिफ्रेशर्स के मटेरियल को अच्छे से स्टडी करने के बाद इन नोट्स को तैयार किया गया है। और यकीन मानिए कि सारा चैप्टर फुल डेप्थ के साथ आप आसानी से कवर कर सकते हैं अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक अच्छे से समझ लिया। कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है, किसी भी वर्ड में कन्फ्यूज़न होता है, या फिर आप किसी लाइन का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ भी XYZ या कोई और क्वेश्चन आपके ब्रेन में आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है, तो उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, क्लास 10 का फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ आपको मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज, उनकी वीडियोस मिलेगी। फिर भी अगर आपके पास कोई टॉपिक ऐसा है जो वहाँ पर आपको नहीं मिल पा रहा है इन केस, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। जल्द से जल्द उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ही वीडियो बनाकर आपको दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, होलोजोइक होता है। किस लिस्ट में आता है अमीबा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो अमीबा इज एन एक्वेटिक प्रोटोजोन, या प्रोटोजोन बोल देते हैं इसको, दैट लिव एट अ बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पूल एंड स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। इट इज़ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। नेक्ड आई से मतलब नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। क्योंकि अमीबा का फूड क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ये चीज़ भी याद रखना आप। इट शोज़ द होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब जब हमने नाम लिखा यहाँ पर होलोजोइक, इसका मतलब यहाँ पर भी हमें 5 स्टेप लेने होंगे। देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं वो, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। और नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, आप समझ गए होंगे, इजेशन। ठीक है, वो नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर बस यही आपको करना है कि अमीबा में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जिसमें आपको 5 स्टेप्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें डिटेल ऐड करेंगे। इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कई बार, 3 मार्क्स तक मानकर चलिए, जो क्वेश्चन आपको दिला सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये 5वां स्टेप है, इजेशन। जब आपसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा जाएगा ना, तो आपको यहाँ पर डायग्राम भी ड्रॉ करना होगा। देखिए 4 मैंने अमीबा के स्ट्रक्चर को बनाया है। ये फर्स्ट अमीबा, ठीक है,
ये एक्चुअल में 4 अमीबा ना होकर ये एक ही अमीबा है, वो आपको स्टेजेस वाइज दिखाया जा रहा है कि कैसे उसने फूड का इंटेक किया। अमीबा की स्ट्रक्चर है ये, न्यूक्लियस दिखाया गया है, फूड मटेरियल है, अमीबा का फूड क्या होता है, बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको भी बताया। ये अमीबा के पास जो है ना कोई ऐसे हाथ पैर तो होते नहीं है, सूडोपोडिया होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फेट। तो धीरे धीरे ऐसे सूडोपोडिया के स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा चेंज आता है और वो अपने फूड मटेरियल्स को इनटेक करना स्टार्ट कर देता है और लास्ट में फिर वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से फूड का उसने इनटेक किया। और वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसी में चेंजेस आता है और वहीं से मेम्ब्रेन के ज़रिए, मतलब अमीबा की जो मेम्ब्रेन है वही एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर काम में आ पाती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टॉपिक होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से जो आप कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक करते हैं ना वो डाइजेस्ट हो पाता है। और आपको पता है जब भी डाइजेशन का नाम आता है तो वहाँ पर जिक्र किया जाता है एंजाइम्स का, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम्स होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन में हेल्प करेगा। देखिए, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर। ह्यूमन बीइंग आर हेटेरोट्रॉफिक ऑमनिवोर्स ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग क्या होता है, एक वो ऑर्गेनिज्म है जो हेटेरोट्रॉफिक लिस्ट में आता है, मतलब दूसरों पर डिपेंड करता है फूड को ऑब्टेन करने के लिए। ऑमनिवोर्स भी हम इसे बोल सकते हैं क्योंकि ये वेज नॉन वेज दोनों तरह के ही मटेरियल का इंटेक करता है। सभी नहीं, लेकिन वो तो अपने अपने फूड हैबिट पर डिपेंड करता है। खैर, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट बाय द होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर आप होलोजोइक की कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बना होता है दो मेन चीज़ों के मिलने से, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए, फर्स्ट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। सेकंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये दो पार्ट हैं एक तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में समझते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, देखिए इसको मैं आपको डायग्रामेटिक दिखाता हूँ। देखिए, ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब ये हाथ से बना हुआ डायग्राम है, इसका मतलब आपको भी इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, इस पर भी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी वैसे। अब देखिए, इस डायग्राम में आपको जो डक्ट दिखाई दे रही है ना, जिसका वेरिएबल डायमीटर है, कहीं पर थोड़ा पतली है, कहीं पर बहुत ज़्यादा पतली हो गई, कहीं पर थोड़ा सा एक पर्टिकुलर शेप ले लिया, जैसे सी शेप स्ट्रक्चर बोल देते हैं, कहीं पे हाईली कोइल्ड हो गई, मतलब वेरिएबल डायमीटर होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। और एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, माउथ, और लास्ट पॉइंट क्या होता है, एनस। तो माउथ से एनस तक का जो पूरा ट्रैक है, इस पूरे ट्रैक को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इस एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है अप्रॉक्स 9 मीटर होती है, जिसमें से 7.5 मीटर तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है ऊपर वाला या फिर लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, इन सबको मिलाकर 1.5 मीटर कहा जाता है। अप्रॉक्स में 9 मीटर टोटल लेंथ एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस एलिमेंट्री कैनाल में लीवर भी शामिल है, पेनक्रियाज भी शामिल है, गॉल ब्लैडर शामिल है, सैलिवरी ग्लैंड भी शामिल है, पर ऐसा नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल में जो स्टेप्स होते हैं उनको समझते हैं एक बार। नंबर फर्स्ट आता है माउथ, सेकंड ओरल कैविटी आप ले सकते हैं, थर्ड फेरिंग्स बोल सकते हैं, फोर्थ नंबर पे ईसोफेगस, फिफ्थ नंबर पे स्टमक। ठीक है, मैंने लीवर का नाम नहीं लिया, ये चीज़ ध्यान रखना आप। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है रेक्टम और लास्ट स्टेप होता है एनस। तो इस पूरे ट्रैक में ना तो मैंने लीवर का नाम लिया, ना गॉल ब्लैडर का, ना सैलिवरी ग्लैंड का, ना पेनक्रियाज का। इसका मतलब ये चीज़ें एलिमेंट्री कैनाल के स्टेप्स में शामिल नहीं है। ये वो चीज़ें हैं या वो ऑर्गन हैं जो अपने ज़रिए कुछ चीज़ बनाते हैं और जो चीज़ बनती है वो हमारे फूड के डाइजेशन में मदद करती है। ये सब क्या होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। एसेसरी ग्लैंड मतलब वो स्ट्रक्चर जो एलिमेंट्री कैनाल के स्टेप्स में शामिल नहीं होती है, बल्कि इनके ज़रिए कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जो हमारे फूड के डाइजेशन में मदद करती हैं। ठीक है, अभी हम उसको प्रोसेस के बीच में लेंगे कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं इन एसेसरी ग्लैंड्स के ज़रिए। अब आते हैं वापस अपने रिटर्न मटेरियल पर। तो देखिए, यहाँ पर जिक्र किया जा रहा था कि भाई हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दो सेक्शन बनाए गए, तो एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। आई थिंक आपको एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं इनके बारे में पता चल गया होगा। यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है ना ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का मतलब क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन, जिसमें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड का जिक्र करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो हमेशा एंजाइम रिलीज करते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। और इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक में जिक्र आएगा सैलिवरी ग्लैंड का, गैस्ट्रिक ग्लैंड का। तो ये सब क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब जो एंजाइम रिलीज करेंगे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मतलब जो डाइजेशन में मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करके। अब एलिमेंट्री कैनाल की जो सीक्वेंस है
उसका हम इंट्रोडक्शन ले चुके हैं कि भाई एक लॉन्ग ट्यूब होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है, वेरिएबल डायमीटर होता है, अप्रॉक्स लेंथ कितनी होती है 9 मीटर होती है, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट होता है माउथ, एंडिंग पॉइंट होता है एनस। अब यहाँ पर जिक्र आता है आगे फिर स्टेप वाइज माउथ का। माउथ क्या है, सिंपल एक ओपनिंग होती है जिसके जरिए हम फूड का इंटेक करते हैं। नेक्स्ट रहता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होता है, एक लार्ज स्पेस होता है जो बाउंडेड होता है बाय द प्लेट। दो प्लेटें पाई जाती हैं, ऊपर की तरफ हार्ड प्लेट, नीचे की तरफ सॉफ्ट प्लेट, जिसमें सॉफ्ट प्लेट की साइड टंग होती है, ठीक है। तो देयर आर पेयर ऑफ जॉज, दो जबड़े होते हैं। टोटल अगर काउंट करते हैं नंबर ऑफ टीथ्स को तो यहाँ पर 32 कहा जाता है नंबरिंग में, जिसमें से एक जॉ के अंदर 16 दांत होते हैं ना, 16 टीथ्स होते हैं, है ना। अगर टाइप्स ऑफ टीथ की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर मतलब फ्रंट वाले दांत, कैनाइन मतलब कॉर्नर वाले, प्रीमोलर मतलब छोटे वाली जाड़ होती हैं, और मोलर मतलब बड़े वाली जाड़ होती है। इनका टोटल नंबरिंग इसी तरह से आपको लिखना होगा। अगर कोई आपसे पूछता है ना डेंटल फार्मूला लिखकर दिखाइए, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाना पड़ता है। हर एक टाइप ऑफ टीथ्स के बाद कॉमा लगा हुआ है। ऊपर नीचे वाला नंबरिंग टोटल करेंगे तो 4 इंसिजर होते हैं, ठीक है। एक जबड़े की बात चल रही है, एक जॉ की बात चल रही है, ये ध्यान रखना है। कैनाइन टोटल 2 होते हैं लेफ्ट राइट वाले मिलाकर। प्रीमोलर छोटे वाली जो जाड़ होती हैं वो 4 होती हैं, मोलर 6 होते हैं, ठीक है। टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं, ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब हमारी ओरल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड से आने वाला मटेरियल जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा में होता है सैलिवरी अमाइलेज, एक एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है। तो जब ये सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती है ना टंग की मदद से, फूड के छोटे छोटे पीसेज और सलाइवा, तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं बॉलस। फिर हम उसको स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, बोलते हैं ना फूड को हमने निगल लिया है। सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट करता है सलाइवा इन ओरल कैविटी थ्रू देयर डक्ट। तो सैलिवरी ग्लैंड से जो सेक्रेशन आ रहा है जिसको हम बोलते हैं सलाइवा ओरल कैविटी के अंदर, उसको एक डक्ट के जरिए ओरल कैविटी में पहुंचा दिया जाता है और उसके अंदर मिलता है एक एंजाइम, या तो आप टाइलिन बोल सकते हैं या सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। तो ये 2 स्टेप क्लियर हो गए। आगे फिर ये डायग्राम आपको मिलेगा, डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये ओरल कैविटी है, माउथ है, सैलिवरी ग्लैंड, फेरिंग्स, इसोफेगस, डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, पूरी बॉडी को ना 2 पार्ट में बांट देता है, अपर पार्ट थोरेकिक, नीचे वाला एब्डोमेन। ये लीवर है, गॉल ब्लेडर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेनक्रियाज है, ये स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग में अपेंडिक्स होती है, पूरा नाम वर्मिवोम अपेंडिक्स होता है। बाकी लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, केइकम, कॉलोन और रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, डियोडेनम, बीच में जेजिनम, फिर इलियम, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड स्टेप एलिमेंट्री कैनाल का, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ फनल शेप्ड वर्टिकल कैनाल दैट सर्व एज अ पैसेज वे फॉर द फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी टू इसोफेगस। सिंपल एक रास्ता है जहाँ से फूड गुजर रहा है ओरल कैविटी को इसोफेगस से जोड़ने का। इसोफेगस नंबर 4th स्टेप, ये एक वो ट्यूब होती है जिसमें रिदमिक एक्शन देखा जाता है, वेव लाइक एक्शन देखा जाता है, और इस वेव लाइक एक्शन को ही बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो फूड के जब छोटे छोटे पीसेस सलाइवा के साथ मिक्सअप होकर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बॉलस में कन्वर्ट होते हैं, वो बॉलस मतलब वो फूड का एक लंप पुश किया जाता है इसोफेगस की तरफ। फिर इसोफेगस में वेव लाइक एक्शन के जरिए पहुंचता है कहाँ पर, स्टमक तक। तो इसोफेगस क्या है, एक वो डक्ट है जिसमें एक रिदमिक मूवमेंट होती है, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिसकी मदद से फूड ओरल कैविटी से स्टमक तक पहुंच पाता है। कोई डाइजेशन नहीं होता इसोफेगस में, ये चीज़ भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट नंबर आता है स्टमक का। स्टमक एक वो जगह है जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, 3 से 4 घंटे के लिए आप कह भी सकते हैं। बाकी ये चीज़ें फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड करता है अलग अलग ह्यूमन पर, ठीक है, उसकी बॉडी का मैकेनिज्म कैसा है। हेयर द प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट। स्टमक में जो फूड पहुंचता है अगर उसके अंदर प्रोटीन है तो उसका डाइजेशन स्टमक से शुरू होता है। इस चीज़ को हम जो रिएक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग लेंगे। बाकी फिलहाल थोड़ा सा याद रखना है आपको कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से शुरू होता है। स्टमक में ही पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, और बैक्टीरिया को मारने के लिए HCl भी यहीं मिलता है। नेक्स्ट स्टेप आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक अल्टीमेट प्लेस है जहाँ पर फूड फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया ना, ठीक है, तो फूड को फिर हम क्या बोलते हैं, वेस्ट, क्योंकि वो एंटर कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर। बाकी इंटेस्टाइन के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर विलाई होती हैं जो एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देती हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक प्लस पॉइंट भी है। और सभी तरह की फूड का डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे एंजाइम्स आते हैं
लीवर से जो जूस आता है बाइल जूस वो भी यहीं आता है, पैनक्रियास से जो जूस आएगा पैनक्रियाटिक जूस वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और साथ ही इंटेस्टिनल जूस भी पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो काफ़ी सारे एंजाइम हो जाते हैं जो सभी प्रकार के फूड को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एक वो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जिसमें जब फूड एंटर कर जाता है फिर हम उसको फूड ना बोलकर अनडाइजेस्टेड फूड या फीकल मैटर या फेसिस इस तरह का नाम देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती हैं वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेती है, एक्सेस वाटर वेस्ट के साथ बाहर ना चला जाए। क्लियर? बाकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आप इकोलाई का भी जिक्र कर सकते हैं। इकोलाई मतलब ईस्चेरिचिया कोलाई, एक कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। ये जो इकोलाई है जो लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है ये क्या करता है, विटामिन के बनाता है। विटामिन के बॉडी में क्लोटिंग में मदद करता है, जब ब्लड का क्लोट बनना होता है उस दौरान काम आता है, लेकिन बदले में हमारा जो वेस्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वहाँ से ही अपना मटेरियल लेता है। तो इकोलाई का भी काम चल जाता है और हमारे लिए बदले में वो कुछ बना भी देता है। याद रखिएगा विटामिन के। क्लियर? तो ये एलिमेंट्री कैनाल का टॉपिक खत्म हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट 3 रिएक्शंस पर। डाइजेशन ऑफ फैट। फैट का डाइजेशन फुल्ली हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जब फैट पहुंचती है, जब फैट मटेरियल पहुंचेगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो बाइल जूस आएगा। कहाँ से आएगा? लीवर से आएगा, बाइल डक्ट के द्वारा। और बाइल जूस एक्शन करता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं है, बाइल साल्ट्स पाए जाते हैं, ये याद रखना। और बाइल साल्ट्स क्या करते हैं, फैट को तोड़ देते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एमल्सिफाइड फैट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन। ठीक है, फैट का एमल्सिफाइड फैट में चेंज होना, ये प्रोसेस एमल्सिफिकेशन है। लेकिन कब होगा? जब बाइल जूस होगा। और वो कहाँ से आएगा? लीवर से आएगा। जब एमल्सिफाइड फैट बन जाते हैं, फैट के छोटे मॉलिक्यूल तैयार हो जाते हैं, फिर उनको तोड़ा जाता है फैटी एसिड में लाइपेज की मदद से। ये लाइपेज कहाँ से मिलेगा आपको? ये पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है? पैनक्रियास से। क्लियर? नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन देखिए 2 स्टेप में पूरा होता है। स्टमक में प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ा जाता है पेप्सिन की मदद से। याद रखिएगा, पेप्सिन कहाँ से आया स्टमक के अंदर? ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है जब पेप्टॉन्स बन जाते हैं, ये पेप्टॉन्स फिर नीचे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन का है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पेप्टॉन्स पहुंच जाता है तो वहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम की मदद से ये अमाइनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये जो ट्रिप्सिन है वो कहाँ से आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? ये भी प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक जूस में। क्लियर? नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट देखिए 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ के अंदर या ओरल कैविटी में स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है माल्टोज, आइसोमाल्टोज, रोडेक्स्ट्रिन में। लेकिन ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो रिएक्शन देखी जा रही है तभी पॉसिबल है जब सैलिवरी अमाइलेज होगा। सैलिवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जिसका दूसरा नाम टाइलिन होता है और ये पाया जाता है सलाइवा में। और सलाइवा कहाँ से आता है? सैलिवरी ग्लैंड से। ये माल्टोज, आइसोमाल्टोज, डेक्स्ट्रिन लगभग स्टार्च कहा जाता है 70% के नियर बाय टूट जाता है ओरल कैविटी के ही अंदर। बाकी जो बचा हुआ स्टार्च होगा और जो माल्टोज, आइसोमाल्टोज, डेक्स्ट्रिन, ये सब कहाँ पर पहुँचेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ एंजाइम माल्टेज, आइसोमाल्टेज, डेक्स्ट्रिनेज, ये सब एंजाइम मिलकर इन सभी को फाइनली ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं किसमें? ग्लूकोज में। क्लियर? तो इस तरीके से डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एसेसरी ग्लैंड का। देखिए एसेसरी ग्लैंड जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, वो है लीवर, पैनक्रियाज और सैलिवरी ग्लैंड। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लीवर के बारे में। देखिए लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। 1500 ग्राम इसका वजन होता है, 1500 ग्राम। ये जो लीवर होता है ना, इसके अंदर एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं हेपेटिक सेल। क्या नाम होता है उनका? हेपेटिक सेल। नोट कर लेते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, हेपेटिक सेल। लीवर में पाए जाने वाली हेपेटिक सेल बाइल जूस प्रोड्यूस करती हैं और ये बाइल जूस जो होता है इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। इसमें पाए जाते हैं बाइल साल्ट, बिलिरुबिन और ब्लूवर्डिन। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है, फिर बाइल जूस का इस्तेमाल होता है फैट के डाइजेशन में। ठीक है, लेकिन वो कैसे? एंजाइम नहीं है फिर भी ये काम आ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि इसमें बाइल साल्ट्स पाए जाते हैं और यही बाइल साल्ट्स क्या करते हैं? फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में चेंज करने में या तोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पैनक्रियाज पर। पैनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो स्टमक के जस्ट नीचे पाया जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं हम पैनक्रियाज को। ठीक,
बाकी इसमें जो सेल्स होती हैं इसको बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिसकी मदद से पैनक्रेटिक जूस प्रोड्यूस होता है। और ये जो पैनक्रेटिक जूस है इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं, और आप ये मानकर चलिए कि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं ना वो प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, मतलब तीनों प्रकार के फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं। और पैनक्रेटिक जूस कहाँ पर एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये चीज़ याद रखना आप। नेक्स्ट आता है गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर क्या करता है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लीवर के जस्ट नीचे पाया जाता है, और इसका फंक्शन है बेसिकली स्टोर करना बाइल जूस को। मेनली कब? इन अ एब्सेंस ऑफ फैटी फूड। बाकी जब फूड की अवेलेबिलिटी होती है, फैटी फूड एंटर कर जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, तो फिर बाइल जूस में कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसके बेस पे जो मटेरियल उसने स्टोर किया था वो पहुंचेगा हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक। क्लियर? नेक्स्ट सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड देखिए वैसे तो 3 अलग अलग पार्ट्स के नाम से जाना जाता है, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल और सब पैरोटिड। लेकिन तीनों ही जो फॉर्म्स हैं सैलिवरी ग्लैंड की वो ओरल कैविटी के नियर बाय ही प्रेजेंट होती हैं। ये जो तीनों फॉर्म्स हैं सैलिवरी ग्लैंड की, इनका फंक्शन सेम है, सलाइवा को प्रोड्यूस करना। सलाइवा क्या एक तरह का जूस है, एक तरह का लिक्विड पार्ट होता है। वो सलाइवा हमारी ओरल कैविटी में आता है सैलिवरी डक्ट के जरिए, ठीक है। और ये जो सलाइवा है इसमें खास एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टाइलिन। पी से स्टार्ट होता है, पी साइलेंट है इसमें, और टाइलिन बोला जाता है इसको। बाकी इसका एक दूसरा नाम भी है सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है। शॉर्ट में आप अमाइलेज भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही रहेगा अगर आप सैलिवरी अमाइलेज बोलेंगे, क्योंकि अमाइलेज तो पैनक्रियाज वाले केस में भी जिक्र आता है, क्योंकि पैनक्रेटिक अमाइलेज तो थोड़ा मिक्सिंग हो सकती है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, मार्क्स कट भी सकते हैं, इसलिए ज़्यादा सही आंसर है सैलिवरी अमाइलेज ही, अगर आप याद रखें। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नीचे एक छोटा सा पॉइंट डला हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। देखिए हमारा जो स्टमक होता है ना, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से वो आता है। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है HCl। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड होता है उसकी वैल्यू pH वैल्यू होती है, pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसको एसिड से रिलेट किया जाता है। तो हमारे एसिड की HCl की जो pH वैल्यू है स्टमक के अंदर वो कितनी मिलती है? 1.4। तो 1.4 pH वैल्यू का एसिड हमारे स्टमक में पाया जाता है, जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि जितना वैल्यू को आप जीरो के नज़दीक देखते हैं वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कम pH ज़्यादा एसिडिक, ज़्यादा pH कम एसिडिक, ठीक है। ये एक शॉर्ट कनेक्शन है जिसके ज़रिए आप याद रख सकते हैं। और ये HCl क्या करता है? इसके 2 फंक्शन होते हैं। एक तो बैक्टीरियाज को मार देता है, जो भी फूड मटेरियल के साथ बैक्टीरियाज पहुंच जाते हैं बाई चांस हमारे स्टमक तक। वैसे तो ओरल कैविटी में बैक्टीरियाज को मार दिया जाता है pH के बेसिस पे, मतलब एसिड के बेस पे, लेकिन फिर भी अगर कुछ बैक्टीरिया पहुंच भी जाते हैं ना हमारे स्टमक में तो HCl उसको टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। लेकिन HCl का दूसरा फंक्शन क्या है? इनएक्टिव एंजाइम्स जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं उनको एक्टिवेट करना। प्रोटीन के लिए जो ज़रूरी एंजाइम्स होते हैं वो शुरुआत में तो इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन उनको एक्टिवेट करता है HCl। तो इसलिए हमारे स्टमक का HCl मेंटेन रहना एक फिक्स वैल्यू पर बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारे स्टमक को तो डैमेज होना चाहिए, पर लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि HCl के प्रभाव से म्यूकस जो HCl से पहले ही रिलीज होता है, तो म्यूकस प्रोड्यूस करने के लिए हमारे स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग है तो वहाँ एक सेल होती है जिसको बोलते हैं गॉबलेट सेल। इन गॉबलेट सेल के जरिए म्यूकस प्रोड्यूस होता है और स्टमक की इनर लाइनिंग को कवर अप कर लेता है। उसके बाद HCl आता है। तो HCl के प्रभाव से स्टमक की इनर मेम्ब्रेन को किसने बचाया? म्यूकस ने। ये म्यूकस का फंक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डेंटल कैरीज। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज इन टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड द इम्प्रॉपर डेंटल केयर। देखिए डेंटल कैरीज का मतलब है कि हमारी जो ओरल कैविटी होती है उसमें जो टीथ होते हैं, अगर हम उसकी रेगुलर क्लीनिंग नहीं करते हैं ना तो दांतों में छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, डेंटल कैरीज हो जाती हैं। पर क्यों हुई ये? हमारी ओरल कैविटी का pH होता है 5.5। कितना होता है? 5.5। नोट कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो pH 5.5 होता है। अब pH 5.5 ये फिक्स रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम जैसे कुछ चीज़ खा रहे हैं, हम फूड का इंटेक करते हैं, उसको डाइजेस्ट वगैरह कर लेते हैं, मतलब खाना खाने के बाद हमने दांतों की क्लीनिंग नहीं की, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो दांतों की सफाई नहीं की। तो ऐसा ना करने की वजह से हमारी ओरल कैविटी के अंदर एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं
और जब एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेंगे और एसिड बनेगा तो हमारी ओरल कैविटी का जो पीएच मैंने आपको बताया 5.5 पर फिक्स होता है, वो धीरे धीरे घट जाता है। और अगर पीएच में थोड़ा भी रिडक्शन हुआ ना, मतलब एसिड लेवल बढ़ा, इसलिए तो पीएच डाउन हुआ, क्योंकि एसिड और पीएच में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। तो हमारे दांतों की जो स्ट्रॉन्ग लेयर होती है वो ख़राब होने लगती है और बैक्टीरियाज को मौका मिल जाता है हमारे दांतों पर हमला करने का। इसी को बोलते हैं डेंटल कैरीज। अब आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, डेंटल प्लाक। डेंटल प्लाक क्या है? देखिए, अगर दांतों की रेगुलर क्लीनिंग नहीं की जा रही है ना, तो ऐसे में दांतों के ऊपर एक येलोइश लेयर बन जाती है, एक पीले कलर की लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है, एक स्टिकी लेयर बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं डेंटल प्लाक। तो डेंटल प्लाक और डेंटल कैरीज लगभग एक ही टॉपिक से जुड़े हुए दो कंडीशन है हमारी ओरल कैविटी की, लेकिन आपको पीएच वगैरह इन सब चीज़ों को डिटेल में बताना है डेंटल कैरीज में। डेंटल प्लाक में सिंपल आप बता सकते हैं कि दांतों के ऊपर एक येलो कलर की लेयर का बनना, एक स्टिकी लेयर का बन जाना। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज की वीडियो के सभी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, लाइफ प्रोसेस काफ़ी बड़ा चैप्टर, इसको सिंगल वीडियो में डिटेल में कवर करना है ना, वो पॉसिबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक को समझा आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की रेगुलर एजुकेशनल क्वालिटी वीडियोस आपको साइंस वर्ड चैनल पर मिलती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टॉपिक्स के साथ।